डे हम लोगों ने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में पढ़ लिया था। बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे हमने। आज हमें रिकर्जन पढ़ना है। रिकर्जन जो है हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी देखा है ना। कुछ याद आए तो आप लोग बताना जरूर। रिकर्जन क्या होता है? जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन है और वहां पर रिकर्जन हो रहा है। ठीक है, क्या मतलब है? एक फंक्शन बनाया है हमने, उस फंक्शन ने अपने आप को ही कॉल किया है, तो वो कहलाएगा रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते हो, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है। आप इसकी डेफिनेशन स्क्रीन पर देख सकते हो, ये स्क्रीन सबको विजिबल होगी। अ फंक्शन कंटेनिंग इधर अ कॉल statement to itself or a call statement to another function that may eventually result in a call statement back to the original function। यानी हमने एक फंक्शन कॉल किया है, वो फंक्शन कॉल की बॉडी के अंदर फिर से वही वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, या फिर उस फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने एक किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किया है, और जब आप उस दूसरे वाले फंक्शन के पास जाओगे, उसकी बॉडी रन होगी, उसकी बॉडी के अंदर पहला वाला फंक्शन हो, तो हम कहेंगे यहाँ रिकर्जन हो रहा है। जैसे हमने एक फंक्शन लिया एफ, उसकी बॉडी के अंदर हमने एफ को ही कॉल किया है, तो ये कहलाएगा रिकर्सिव फंक्शन। क्यों? क्योंकि फंक्शन का नाम यहाँ पे जो है वही फंक्शन यहाँ पे भी हम कॉल कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रिकर्जन। दूसरा केस जो इसमें यहाँ लिखा है वो ये कि हमने एक फंक्शन बनाया था एफ, उसकी बॉडी के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है जी, और इस जी को कॉल कर रहे हैं हम। जब आप जी की बॉडी लिखोगे, जब आप जी की बॉडी लिखोगे तो उस जी के अंदर आप दोबारा से फिर एफ को ही कॉल कर रहे हो। तो देखो हुआ क्या, हमने एफ को कॉल किया था, उस एफ ने जी को कॉल किया, जी की बॉडी जब रन हुई तो वापस हम एफ के पास ही आ गए। तो यहाँ हमारा हो रहा है रिकर्जन। पहले केस को कहते हैं डायरेक्ट रिकर्जन, दूसरे को केस को कहते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन। ये आया समझ में? ये सब हम लोग फर्स्ट ईयर से ही देखते आए हैं, हमें मालूम है रिकर्जन क्या होता है, डायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है और इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या होता है। ये सब हम लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था तो हमें मालूम था कि रिकर्जन के लिए एक बेस कंडीशन होना चाहिए। बेस कंडीशन का मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसके वजह से वो रिकर्सिव कॉल रुक सके। यानी जब भी हम कोई रिकर्सन बनाते हैं, रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं, तो उसकी बॉडी के अंदर कम से कम एक इफ की कंडीशन जरूर होगी, और वो जो कंडीशन इफ की होती है उसी को हम कहते हैं बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या कहलाता है? रिकर्सिव फंक्शन की बॉडी के अंदर एक इफ स्टेटमेंट, और जब वो इफ स्टेटमेंट को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो वो रिकर्सिव कॉल रुक जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा बेस कंडीशन। कोई डाउट है इसमें बेस कंडीशन में? अगर आपने रिकर्सिव फंक्शन बनाया है और उसकी बॉडी के अंदर आपने इफ की कंडीशन या बेस की कंडीशन नहीं लगाया, तो आपका रिकर्जन जो है वो चलता चला जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, उस रिकर्सिव फंक्शन को रोकने के लिए हमें एक बेस कंडीशन चाहिए, और वो बेस कंडीशन किस तरह से हम दे सकते हैं? एक इफ स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है, एक सेकंड रुकना। आज जिस कंप्यूटर पे मैं बैठा हूँ वो थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं दूसरा कंप्यूटर ऑन करवाता हूँ, तब तक इससे हम लोग एडजस्ट करते हैं ना। हाँ, बेस कंडीशन समझ में आया? बेस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसके वजह से रिकर्सिव कॉल हमारा रुक सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है डेप्थ ऑफ रिकर्जन। डेप्थ ऑफ रिकर्जन क्या कहलाएगा? हमने फर्स्ट ईयर में फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखा था। फैक्टोरियल का प्रोग्राम में हमने एक एग्जांपल के लिए अगर देखें तो फैक्टोरियल 5 हमें सॉल्व करना है। तो फैक्टोरियल 5 के सॉल्व करने के लिए हमें क्या आंसर चाहिए था? फैक्टोरियल 4 का आंसर। फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें किसका आंसर चाहिए था? फैक्टोरियल 3 का। फैक्टोरियल 3 के लिए हमें चाहिए फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 के लिए चाहिए हमें फैक्टोरियल 1। और फैक्टोरियल 1 की कंडीशन हमने बेस कंडीशन में दे रखा था। ठीक है, तो ये जो लेवल जा रहा है इसको कहते हैं हम डेप्थ। एक रिकर्सिव फंक्शन आपका कितने लेवल तक नीचे जाएगा, मतलब कितने लेवल के जाने के बाद आप उस रिकर्सिव फंक्शन का आंसर ढूंढ पाओगे, तो कहलाता है डेप्थ ऑफ रिकर्जन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास इटरेशन और रिकर्जन के बीच का डिफरेंस। इटरेशन क्या होता है? हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट हमने लिख रखा है। वो स्टेटमेंट एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि वो फॉर की कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। ये कहलाता है इटरेटिव कॉल, यानी कुछ स्टेटमेंट्स हम बार बार चला रहे हैं लेकिन एक कंडीशन मिलने के बाद हम उस स्टेटमेंट को रोक देते हैं, वो होता है इटरेटिव कॉल। दूसरा हुआ रिकर्जन। रिकर्जन क्या हुआ? रिकर्जन तब तक चलता जाएगा जब तक कि बेस कंडीशन नहीं मिल रहा है। तो दोनों को सुनने में तो एक जैसा ही लगता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप इटरेशन की मेथड से अगर सॉल्व करोगे, तो रिकर्जन क्या आपको होता है? थोड़ा प्रॉब्लम एक होगा, ऐसा एक सेकंड रुको। फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, वो कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन में एक बेस कंडीशन होता है। बेस कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें? बेस कंडीशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें अपने रिकर्सिव फंक्शन को स्टॉप करना है। अगर आपने बेस कंडीशन नहीं दिया तो आपका रिकर्सिव फंक्शन स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, इटरेशन और रिकर्जन के बीच का डिफरेंस हम लोगों ने देखा था अभी। इटरेशन क्या होता है? फॉर स्टेटमेंट लगाया आपने, फॉर लूप लगाया है, उस फॉर लूप के अंदर अगर आप कुछ लिखते हो तो वो कहलाता है इटरेशन। और इटरेशन से हम लोग सारे काम कर सकते हैं जो रिकर्जन से कर सकते हैं। रिकर्जन से हम वो सारे काम कर सकते हैं जो इटरेशन की मदद से कर सकते हैं। लेकिन कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो इटरेशन की मदद से करना थोड़ा टफ पड़ता है, जबकि रिकर्जन से हम कुछ प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। उसका प्रोग्राम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको देखिए। ये प्रोग्राम आप सबने पहले भी पढ़ रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखिए जैसे लिखा है हमने, इंट फैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया, उसकी बॉडी के अंदर हमने लिखा है दो वेरिएबल लिया, एक फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप के अंदर हम लोगों ने लिखा है रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई आई। ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद हमें रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर एक डेटा मिल जाएगा, उसको हम लोग लास्टली प्रिंट करा देंगे रिटर्न करा के। तो ये मेथड हो गया इटरेटिव मेथड से हमने बनाया। इटरेटिव मेथड है कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर लूप यूज किया है। ठीक है, इस फॉर लूप के कारण हमें पता चल गया कि ये इटरेटिव मेथड है। सेम प्रोग्राम को अगर हम रिकर्जन से बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, इस पे फोकस कर लेते हैं। फैक्ट नाम का एक फंक्शन बनाना है हमें, कंफर्म।
यहाँ देखो ये इफ की कंडीशन हमने लिखा, ये इफ की कंडीशन हमारी कौन सी कंडीशन है, ये हमारी बेस कंडीशन है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि एक इफ की कंडीशन आपको लगानी ही होगी जिसके कारण वो रिकर्सिव फंक्शन रुक सके। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो और क्या हमें मिलता है, एक एल्स का पार्ट, और उस एल्स के पार्ट में हमने रिटर्न किया, और रिटर्न क्या कर रहे हैं, n मल्टीप्लाई बाई फैक्ट n-1। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारा बेस कंडीशन है, मैं एक बार लिख देता हूं फिर से। यहां ध्यान से देखो, फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट, और इस एल्स वाले में हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, फैक्ट। यानी इस फंक्शन को जब आपने चलाया तो इस फंक्शन ने लास्टली अपने आप को ही कॉल कर लिया है, इसलिए हम कहेंगे कि ये रिकर्सन है। ठीक है। अब फैक्ट n की वैल्यू आपको चाहिए थी, उसके लिए आपको पहले n-1 निकालना होगा। यानी यहाँ पे एक फंक्शन कॉल है, इस फंक्शन कॉल के लिए लूप वापस यहीं पे आएगा और n की वैल्यू चेंज हो जाएगी n-1 से, और ये पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। यानी अगली बार में आपने n-1 के लिए जब सॉल्व किया तो ये इफ की कंडीशन चलेगी नहीं, ये रिटर्न का चलेगा स्टेटमेंट, और रिटर्न की वजह से आपको फिर चलाना पड़ेगा n-2 के लिए। ठीक है। यानी ये प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा। कब तक जाएगा, n की वैल्यू हमने n से स्टार्ट किया था, अगली बार n-1 हुए, फिर n-2 हुए, n-3, 4, 5, 6, इस तरह से हमें चलाना है। कब तक, जब तक कि n की वैल्यू 0 ना हो जाए, और जब n की वैल्यू 0 होगी तो हमें स्टॉप कर जाना है और वहां से रिटर्न होगा 1, और वो वाला 1 हम इससे पहले वाले फंक्शन कॉल में इंसर्ट करेंगे और लास्टली वैल्यू निकालते हैं। आपको ये सब याद होगा, देख लो मैं फिर से बता देता हूँ। हम लोग फैक्ट 5 की वैल्यू को सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट ईयर में भी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, 5 मल्टीप्लाई फैक्ट 4। यहाँ देखो इस सेल्स वाले के हिसाब से n की वैल्यू 5 है और फैक्ट 4। अब इस फैक्ट 4 के लिए फंक्शन फिर से कॉल होगा। इसके लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आपको चाहिए होगा फैक्ट 3। ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 आएगा, 4 आएगा ही, है ना। फैक्ट 4 के लिए इस फंक्शन को चलाओगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, रिटर्न करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1। n की वैल्यू है 4, तो 4-1 हो गया 3। अब ये सॉल्व करने के लिए आपको फिर से चलाओगे तो अगली बार में आएगा 3 मल्टीप्लाई फैक्ट 2। अगले स्टेटमेंट के लिए चलाओगे तो आपको होगा 2 मल्टीप्लाई फैक्ट 1। और जब आपका फैक्ट 1 होगा, अच्छा हमने यहाँ n इज इक्वल टू 0 लिख रखा है, एक स्टेटमेंट और चलाओ, एक लाइन, 1 मल्टीप्लाई फैक्ट 0। 0 का मतलब n की वैल्यू हो गई 0। जब n की वैल्यू 0 हो गई है तो हमें क्या रिटर्न करना है, 1। यानी यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, यानी ओवरऑल मिलेगा हमें क्या, 1। और ये वाला 1 वापस जाएगा इस स्टेप में, यहाँ पे हो जाएगा इस f1 की वैल्यू 1। वो हम सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 से, यानी ओवरऑल हो गया ये 2। ये 2 जाएगा यहाँ, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये हो जाएगा 6। ओवरऑल 6 जो है वो रिटर्न होकर के आएगा यहाँ पे। 6 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे आप तो होता है 24। 24 जो है रिटर्न होके आएगा यहाँ पे, और 24 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर होता है 120। और हमें मालूम है कि 5 का फैक्टोरियल जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर हमें मिलता है 120। ठीक है। ये सब हम लोगों ने कई बार देखा है फर्स्ट ईयर में भी, अभी भी फिर से बता दे रहा हूँ। ये रिकर्सिव मेथड से हमने सॉल्व किया इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। सर फास्ट कौन सा मेथड होगा, ये आइट्रेशन वाला या रिकर्सन वाला? रिकर्सिव मेथड। रिकर्सिव मेथड से हम स्टैक को यूज करते हैं, वो सब आगे आएगा जब स्टैक हम पढ़ेंगे ना तो उस केस में आएगा। फास्टनेस की बात जो है ना वो दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि आपने n की वैल्यू क्या ली है। अगर आपने n की वैल्यू स्मॉल लिया है, जैसे हमने अभी 5 के लिए सॉल्व किया था, तो उसमें लगभग सेम ही रहता है रेट। लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो आपका रिकर्सिव कॉल ज़्यादा बेहतर होगा इन कंपैरिजन टू इटरेटिव कॉल। ठीक है। यस सर। सर और मेमोरी किस में ज़्यादा लगेगी?
मेमोरी जो है आपका रिकर्सिव कॉल में ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आपको स्टैक बनाना है। आपको F5 के लिए F4 चाहिए, तो आप F5 को पहले मेमोरी में स्टोर करके रखोगे, देन आप F4 को सॉल्व करोगे। F4 के लिए फिर F3 चाहिए, तो F4 को वापस मेमोरी में स्टोर करोगे, फिर F3 के लिए सॉल्व करोगे। इसी तरह से ये सारे फंक्शंस जो हैं वो सब स्टैक में जाकर सॉल्व होंगे। तो जैसे जैसे आपके n की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी, तो ये सब के सब मेमोरी में स्टोर होंगे। तो n की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो रिकर्सिव कॉल में मेमोरी हमें ज़्यादा लेना होगा। यस सर, ठीक है। थैंक यू। डिसएडवांटेज आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डिसएडवांटेज देख भी सकते हो। इट कंज्यूम्स मोर स्टोरेज स्पेस, अभी जस्ट मैंने बताया ही। रिकर्सिव कॉल में हमें मेमोरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। ये ज़्यादा कब कंज्यूम होगी? जब हमारी n की वैल्यू इंक्रीज करेगी। स्मॉलर वैल्यू के लिए हमें मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा। n की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, बहुत बड़ी n की वैल्यू है, तो आपको रिकर्सिव कॉल में स्टोरेज ज़्यादा लेना होगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि रिकर्जन में हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो होता है स्टैक। अभी फिर से बता दूं, F5 के लिए हमें F4 चाहिए था, तो F5 को आपको होल्ड करके रखना है अभी, तो उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे। तो वो जो स्टोर करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो होता है स्टैक। फिर आप F4 को सॉल्व करोगे। F4 के आंसर के लिए हमें F3 चाहिए, तो F4 को वापस हमें स्टोर करके रखना होगा, तो वो हम फिर से स्टैक में स्टोर कर देते हैं। फिर F3 को सॉल्व करोगे, F3 के लिए हमें F2 चाहिए, तो F3 को स्टैक में सॉल्व करना होगा। तो आप इमेजिन करो, अगर n की वैल्यू लार्जर होती चली गई, 100, 1000, 10,000, लाख हो गई, तो हमें वो उतने साइज की स्टैक चाहिए होगी। इसके लिए हमें स्पेस ज़्यादा लगेगा। फिर अगर हम कहते हैं कि एग्जीक्यूशन के लिए रिकर्जन अच्छा है या इटरेशन, तो दोनों सेम अच्छे होंगे अगर n की वैल्यू स्मॉलर है। लेकिन रिकर्जन से हम कुछ चीज़ें बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, जो हम कहते हैं ना, लॉजिक नहीं मिल रहा सर कि किस लॉजिक से लगाएं इसके आंसर के लिए। तो रिकर्जन से क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे भी, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिकर्जन की बात अगर हम लोग करें, तो हमारे पास दो टाइप होते हैं रिकर्जन के। एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इसकी डेफिनेशन में ही लिखी हुई है कि डायरेक्ट रिकर्जन किसको कहेंगे और इनडायरेक्ट रिकर्जन किसको कहेंगे, आप देख सकते हो। हमने एक फंक्शन बनाया है एफ डबल ओ नाम का, और इस एफ डबल ओ की बॉडी के अंदर हम एफ डबल ओ को ही कॉल कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट रिकर्जन। ओरिजिनल फंक्शन ने अपने आप को ही कॉल किया है। ठीक है। तो आपको इनडायरेक्ट का मतलब समझ में आ जाएगा। अगर दूसरा जो रिकर्जन है, इनडायरेक्ट फंक्शन में क्या होता है, उसका प्रोग्राम भी आपके सामने है। हमने एक फंक्शन बनाया है एफ डबल ओ, उस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो अच्छा लगा सर। ये सिर्फ इतने हिस्से को देखोगे तो कोई रिकर्जन दिख नहीं रहा। लेकिन जब आप इस सेकंड वाले फंक्शन की बॉडी को ध्यान से देखो, तो उस बॉडी के अंदर पहला वाला ओरिजिनल वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है हमने। ठीक है, यानी हमने डायरेक्टली कॉल ना करते हुए इनडायरेक्टली ओरिजिनल फंक्शन को कॉल किया है, इसलिए इसका नाम होता है इनडायरेक्ट रिकर्जन। रिकर्जन, उसकी डेफिनेशन, या यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत टफ है। सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आती है और समझने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये मैथमेटिकल है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी अपनी कॉपी भी निकाल लें, तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपको समझने के लिए भी। कॉपी निकाल लो अपनी अपनी। चलो, जब तक वो क्वेश्चन साइड में लोड होता है तब तक हम यहाँ पे देखते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
मैं पहले ही बता दूं, कल भी बताया था, ये जो हम टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं ये हमें अभी सिलेबस में नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि सर आप बता ही क्यों रहे हो, क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर लिया था हम वैसे टॉपिक को भी कवर अप करेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है। खैर, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता, अच्छा ये वाला टॉपिक जो है सपना मैम भी पढ़ाएंगी, तो मैं अभी पढ़ा देता हूँ, शायद वहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। खैर, क्वेश्चन ये है कि आपको एक फंक्शन दिया है टी एन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल, और इसमें कहीं कंप्यूटर साइंस की जरूरत नहीं है आपको। आपको एक फंक्शन दिया है, वो है टी एन, वो डिपेंडेंट है टी एन माइनस वन पे, यानी कि हमें सॉल्व करना है टी एन के लिए। लेकिन टी एन के लिए जब आप सॉल्व करने जाओगे तो उसका आंसर तब मिलेगा जब आप टी एन माइनस वन का आंसर निकाल लोगे। ठीक है, यानी आपको ये दिख रहा होगा n जो है वो n माइनस वन पे डिपेंडेंट है, यानी कि वो रिकर्जन हो रहा है। उसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। हमने क्या किया, हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे थे टी के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जब गए तो हमें फिर से टी ही मिल गया, यानी कि यहाँ हमें रिकर्जन हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह के रिलेशन को या इक्वेशन को हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, पहले ये सिलेबस में हुआ करता था, अब ये सिलेबस में नहीं होता। खैर, अभी हमने ये भी देखा है कि रिकरेंस है तो बेस कंडीशन भी होना चाहिए। तो आप देखो साइड में यहाँ पे बेस कंडीशन लिखा हुआ है, जब n की वैल्यू 0 है तो आपको आंसर मिलता है 0। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ बने रहना, एक एक स्टेप को मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास क्वेश्चन था टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस वन, ये सेम इक्वेशन हमने दोबारा लिख दिया। ठीक है, अब हमें मालूम है टी एन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए टी एन माइनस वन। जब तक आप टी एन माइनस वन को सॉल्व नहीं करोगे आपको आंसर नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको कह रहे हैं हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन में n की जगह n माइनस वन रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप रिप्लेस करोगे n की जगह n माइनस वन, तो आपको क्या मिलेगा, टी एन माइनस वन। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ n की जगह आप n माइनस वन लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, t, इस n को रिप्लेस करा n माइनस वन से, ये वाला माइनस वन पहले से ही था और ये वाला प्लस वन भी आएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसमें n की जगह n माइनस वन पुट कर रहे हैं, तो हमें ये रिलेशन मिलेगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमें मिला क्या, टी एन माइनस वन की वैल्यू जो है वो है टी एन माइनस टू प्लस वन। एन माइनस टू कैसे हुआ, इसको आप सॉल्व करोगे तो एन माइनस टू आ जाएगा और ये वाला वन यहाँ पे आ गया, ये एक सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि फिर से कहानी अगर बताएं तो हम टी एन को सॉल्व करना चाहते थे तो टी एन माइनस वन का आंसर चाहिए, टी एन माइनस वन को सॉल्व करने के लिए गए तो टी एन माइनस टू का आंसर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, टी एन माइनस टू के लिए सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। कैसे, यहाँ से जो टी एन माइनस वन का आंसर आया है, यानी ये इक्वेशन नंबर टू, उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन में। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, ये तो एज इट इज यहाँ मिलेगा टी एन माइनस वन की जगह ये वाला पूरा इक्वेशन, तो हमने लिख दिया टी एन माइनस टू प्लस वन, और ये वाला वन तो एक्स्ट्रा था ही तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर, यहाँ तक भी समझ में आ गया, हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं अभी तक, आगे देखते हैं फिर। अब देखो टी एन को सॉरी, टी एन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जब गए थे तो हमें मिला था टी एन माइनस वन को सॉल्व करना, टी एन माइनस वन को सॉल्व करने के लिए गए तो टी एन माइनस टू मिला, यानी कि आप कह सकते हो कि टी एन जो है वो टी एन माइनस टू प्लस टू है। ये कहाँ से आया इक्वेशन, क्योंकि हमने टी एन माइनस वन यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हुआ था इसको रिप्लेस कर दिया था ओरिजिनल वाले इक्वेशन से, तो हमें ये आंसर मिला। अब हमें सॉल्व करना होगा टी एन के लिए टी एन माइनस टू को, तो जैसे हमने अभी पहले स्टेप में किया बिल्कुल वैसा ही हम रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे, हमें चाहिए n माइनस टू का आंसर, तो इस n माइनस टू को हम लोग पुट कर देंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, इस n की जगह पुट कर दें n माइनस टू,
यहाँ आ जाएगा n-2 -1 +1। देखो वही किया है हमने। Tn-2 इक्वल टू Tn-2 -1 +1। इसको सॉल्व किया तो मिला हमें Tn-3 +1। मैथमेटिक्स है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ रही होगी। इसको हमने नंबर दे दिया 4। अब हम क्या करेंगे, इस 4 वाले को पुट कर देंगे यहाँ पे। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर हम लोग ये कर क्या रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बस 1 मिनट रुक जाओ। इस Tn-2 का आंसर क्या है, Tn-3 +1। इसमें जब पुट करोगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक जनरल इक्वेशन बनाना है। उससे क्या होगा जनरल इक्वेशन बनाने से, अभी दिखता है। देखो, हम स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में गए थे तो Tn को लिए सॉल्व किया तो n-1 चाहिए था। n-1 के लिए सॉल्व किया तो n-2 चाहिए था। n-2 सॉल्व किया तो n-3 चाहिए। अगर हम इस प्रोसेस को कुछ समय तक और चलाते रहे, कितने टाइम तक, k टाइम्स तक, तो हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। अब बोलोगे सर ये कैसे पता आपको कि इस तरह का इक्वेशन मिलेगा, तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखो। जब यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे भी 3 लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको अगर रिप्लेस करूं n माइनस k, और k की वैल्यू 3 है, प्लस k, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है सर, आपका ये कहना ये बिल्कुल सही है, हो जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, सेम इक्वेशन यहाँ पे पुट करो आप। यहाँ पे अगर k की वैल्यू 2 होगी तो ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखो आप k की वैल्यू 2 रखोगे तो n-2 मिल गया, +2। हाँ सर, ये दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इससे हुआ क्या, इससे फाइनली हमें एक जनरल स्टेटमेंट मिला है, और अब हम इस जनरल स्टेटमेंट पे ही काम करेंगे। यानी हमें जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया था, हम उसको एक जनरल फॉर्म में बदलेंगे। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जनरल फॉर्म ये वाला है। याद करो, हमें बेस कंडीशन भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, t0 इक्वल टू 0। अब हमें t0 को इसमें यूज करना है। t0 कैसे मिलेगा, इसमें देखो n और k की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, k इक्वल टू n इसमें पुट करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, tn इक्वल टू n माइनस के, तो इक्वल ही है n और k, तो ये हो गया ओवरऑल 0, यानी t0 प्लस k की जगह पुट करेंगे n। t0 की वैल्यू थी 0, और यहाँ से मिला हमें n, यानी फाइनली हमें मिला tn इज इक्वल टू n। और हम इससे कह सकते हैं कि अब हम अपने क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगा, बिग O ऑफ n। मैं जानता हूँ 90% बच्चों के ऊपर से गया होगा ये सब, इसीलिए कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे अभी। एक्चुअली हम दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है, मिलता जुलता। बस हमने यहाँ पे 1 की जगह क्या पुट कर दिया, n। आप लोग कॉपी निकाल लिए होंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो।
आप लोग सॉल्व कर रहे हो या टाइम वेस्ट करोगे? यस सर, बस 2 मिनट। चलो जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो लोग सॉल्व करें, बाकियों के लिए मैं बता दूं। हमारा क्वेश्चन था टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस एन, और एक बेस कंडीशन दिया हुआ। बेस कंडीशन अभी मैं दिखा दूंगा, ये हट जाएगी तो खैर। जैसे पहले हमने सॉल्व किया था पहले वाले क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल वैसे ही चलना है हमें। हमें देखो n को सॉल्व करने के लिए n माइनस वन चाहिए। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में n की जगह n माइनस वन पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा क्या, टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन यानी कि n माइनस टू फाइनली, प्लस इस n की जगह n माइनस वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, n माइनस वन। ठीक है। और उस इक्वेशन को, ये जो आंसर है वो किसका है, टी एन माइनस वन का, उस इक्वेशन को फाइनली हम मैं फिर से बता रहा हूँ, में n की जगह n माइनस वन कर देंगे, तो ये वाला रिप्लेस अगर करो आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t n की जगह n माइनस वन प्लस इस n की जगह टू प्लस n माइनस वन प्लस n। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, Tn को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, Tn माइनस टू प्लस n माइनस वन प्लस n। इसको सॉल्व करके आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन हम अपनी क्लास में कोई राहुल बघेल है क्या? खैर, नहीं है सर। टी एन माइनस टू के लिए हमें सॉल्व करना है। टी एन माइनस टू के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टी, इसको पुट करेंगे यहाँ पे एन माइनस टू, इस एन की जगह देखना है जहाँ पे कर्सर दिखा रहा हूँ, एन माइनस टू माइनस वन प्लस इस एन की जगह भी आएगा एन माइनस टू, तो ये तो रिप्लेस हो गया, और ये वाला एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो फाइनली हमें मिलेगा, आप इसको सॉल्व जब करोगे तो टी एन इक्वल टू टी एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन। ठीक है, कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है सर। आगे देखते हैं, यानी फाइनली हमें मिला टी एन इक्वल टू टी एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन। हम इसी को अगर जनरलाइज करते जाएं और कुछ स्टेप्स तक, तो हमें क्या कह सकते हैं, आप देखो, क्या हम इस इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन को रिप्लेस कर सकते हैं? के की वैल्यू थ्री पुट करके देख लेते हैं, अगर ये आ गया तो सही है। के की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो टी एन माइनस थ्री सही है। यहाँ पे पुट करो एन माइनस थ्री प्लस वन, माइनस थ्री प्लस वन क्या होगा, माइनस टू, यानी एन माइनस टू, ये वाला इक्वेशन भी सही है। यहाँ पे पुट करो एन माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू सॉल्व करोगे तो माइनस वन होगा, ये वाला इक्वेशन भी सही है, प्लस एन, तो ये वाला इक्वेशन एन भी आ जाएगा। हाँ, ये जनरल इक्वेशन सही है इस इक्वेशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। हमें बेस कंडीशन क्या दिया हुआ था, टी जीरो इज इक्वल टू जीरो, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम बेस कंडीशन है। तो हम इस में टी जीरो लाना चाहते हैं। टी जीरो कब आएगा, जब एन और के की वैल्यू सेम होगी। एन और के की वैल्यू जब आप सेम करने जाओगे तो हमें क्या करना होगा, के इक्वल टू एन पुट करना होगा। के इक्वल टू एन आप पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा, टी एन इज इक्वल टू टी जीरो प्लस, यहाँ पे पुट करो, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचेगा सिर्फ वन, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा सिर्फ टू। आगे चलते चले जाओगे, प्लस प्लस थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू एन तक, और टी जीरो की वैल्यू होती है जीरो, यानी एक हमें एपी मिला है। देखो, जीरो प्लस वन टू थ्री फोर फाइव अप टू एन तक, यानी हमें इसका
समेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है, हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है इसको। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यानी फाइनली सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस n डिवाइडेड बाई टू, यानी हमें जो रिकरेंस रिलेशन मिला वो ये है, टी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस n डिवाइडेड बाई टू। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिगो नोटेशन में अगर हम कहें तो n स्क्वायर होगा। अब ये n स्क्वायर क्यों होगा, इसके लिए हम लोगों ने लास्ट डे भी निकालना सीखा है। आप चाहो तो उस तरह से भी सॉल्व करके देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर क्यों होगा। ठीक है, पिछले दिन की वीडियोज आप लोग देख लेना, उससे आ जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, n स्क्वायर। वैसे भी एक जनरल फॉर्म में बता दूं, अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना है और बिगो नोटेशन में फाइंड आउट करना है, तो जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ हो उस इक्वेशन में जो हायर डिग्री वाला होगा नंबर, इस क्वेश्चन में कौन सा है, एन स्क्वायर बाई टू, वो आप लिख दीजिए। और हमें मालूम है कि नोटेशन जब भी हम लिखते हैं तो सारे कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर देते हैं, यानी यहाँ से जो 1/2 है वो भी रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ एन स्क्वायर। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको ओमेगा नोटेशन फाइंड आउट करना होता तो हम जो स्मॉलर वाला रहेगा उसको कंसीडर करेंगे, और इसका स्मॉलर पार्ट में क्या है, n/2, तो इसका ओमेगा नोटेशन में आता सिर्फ बिगो ऑफ n या ओमेगा ऑफ n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा है, मजा आएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो सॉल्व करना चाहें उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है xn की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए था xn माइनस वन प्लस फाइव फॉर ऑल n ग्रेटर देन वन, और एक बेस कंडीशन क्या गिवन है हमें, x1 इक्वल टू वैल्यू होगी 0। कुछ लोग सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं, बाकियों के लिए मैं बता दूं इसका सॉल्यूशन। हमें इस इक्वेशन को एक जनरल फॉर्म में पहले तो लाना होगा। जनरल फॉर्म में लाने के लिए बिल्कुल वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम क्या करते हैं, n की जगह n-1 पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन को। इस इक्वेशन को हमने एक नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। तो n की जगह n-1 पुट करेंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, x n-1 इक्वल टू, यहाँ पे पुट करोगे तो n-1, इस n की जगह n-1 पुट करोगे तो n-1, और एक और -1 है तो n-2 हो गया, प्लस 5, यानी हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। और अब क्या करेंगे, हम इस xn-1 की वैल्यू को वापस इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें xn की एक नई अपडेटेड वैल्यू मिलेगी, और वो है ये वाली। xn इज इक्वल टू xn-1 की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दो, xn-2 प्लस 5 ये वाला, और ये 5 जो है वो यहाँ वाला 5 है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हमने क्या किया, सिमिलरली xn-2 के लिए सॉल्व करेंगे तो n की जगह n-2 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्यों पुट करें, क्योंकि सारे इक्वेशन हम इसको बेस के लिए ओरिजिनल इक्वेशन मान के हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया n-2, तो ये सॉल्व होकर के आएगा क्या, देखो n की जगह n-2 करोगे, यहाँ पे हो जाएगा n-3 प्लस 5, तो वही हमने लिखा है n-2 xn-3 प्लस 5। अब इस xn-2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो xn की वैल्यू क्या मिलेगी, xn n-2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो गया n-3 प्लस 5, और पहले से 2 5 यहाँ पे थे तो वो 2 5 यहाँ और आ गए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम आगे चलते चले जाएं तो एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको जनरल फॉर्मूला का आइडिया लग गया होगा, देखो यहाँ ध्यान से, इस इक्वेशन में देखो, जब यहाँ 2 लिखा है तो टोटल 2 बार 5 को ऐड किया, ठीक है। जब यहाँ पे 3 लिखा है तो हमने टोटल 3 बार 5 को ऐड किया है, या ऐसा कह सकते हैं जब यहाँ पे 2 लिखा है तो हम लिख सकते हैं 2 × 5,
जब यहाँ पे 3 लिखा है तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। यानी जनरल फॉर्मूला अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको जनरल फॉर्मूला मिलेगा ये वाला, xn इज इक्वल टू एक्स एन माइनस आई प्लस आई मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ तक जनरल फॉर्मूला लाने के बाद क्या करते थे, बेस कंडीशन की ओर ध्यान देते हैं। हमें सॉल्व करना है x1 इक्वल टू 0 के लिए, यानी हमें कुछ ऐसा पुट करना होगा जिससे यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू एन माइनस 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखो क्या हुआ, इस xn में कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे ये xn तो है ही, इस i की जगह पुट कर दो n माइनस 1 प्लस i की जगह पुट कर दो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो xn इज इक्वल टू, ये सॉल्व होके क्या होगा, n से n कैंसिल हो गया, माइनस वन प्लस 1 हो गया, यानी x1 हो गया, प्लस इसको सॉल्व करो तो 5n माइनस 5। और x1 की वैल्यू हमें मालूम है कि 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी फाइनली हमें मिला क्या, ये वाला इक्वेशन। और जब आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाता है तो आप क्या कहते हो, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो भी हायर नंबर है उसमें से कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर दो तो वो हमारा हो गया आंसर। ये होता है रिकरेंस रिलेशन। और रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का मेथड, इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग क्या कर रहे थे, हर बार n-1 की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके कोई एक नई इक्वेशन लेते थे और उसको फर्दर सॉल्व करते थे। आ रहा है समझ में? 3 क्वेश्चन देखा आज हमने। इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है। फिबोनाची सीरीज हम लोगों ने पढ़ा है ना, फिबोनाची सीरीज क्या होता था, याद करो। पहला टर्म 1 होगा, दूसरा टर्म भी 1 होगा, तीसरा टर्म हम जो निकालते हैं वो लास्ट के 2 टर्म्स का सम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो पीछे के 2 टर्म्स को सम करो, फिर जो नेक्स्ट टर्म होगा वो पीछे के 2 टर्म को सम करो, तो 3 और 2 को सम करोगे तो 5 होगा, फिर 8 होगा, फिर 13 होगा, एंड सो ऑन। इस फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम भी हम लोगों ने बनाया था। अगर आप फर्स्ट ईयर की कॉपी अगर आपके पास अभी तक रखी हो, उसको बेच कर नहीं खाया हुआ होगा आपने कुछ, तो आपको उस क्वेश्चन में रिकरेंस रिलेशन में इस तरह का कुछ दिखेगा आपको। और ये हैं उसके 2 बेस कंडीशन, पहला टर्म और दूसरा टर्म जो है वो 1 होता है, पहला टर्म और दूसरा टर्म जो है वो 1 होता है। ये बेस कंडीशन आपको गिवन है। फिबोनाची सीरीज का रिकरेंस रिलेशन आपको गिवन है। आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे दूं, यहाँ पे लॉग का भी यूज करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, कोशिश करना। आ गया आंसर तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, हम इसको कल देख लेंगे। आज की क्लास के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी